गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग किंगडम फंजाई की तरफ प्रोसीड करते हैं। किंगडम फंजाई जो है वो एक ऐसा किंगडम है जिसमें एटलीस्ट 1 लाख स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। ये मैंने एटलीस्ट कहा है, इससे ज़्यादा भी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो इंक्लूडेड हो सकते हैं इस किंगडम में। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्लोरोफिलस, दे लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर ऑपरेट नहीं कर पाता है। हेंस दे आर हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। स्पोर बियरिंग होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। नॉन वैस्कुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दे आर हैविंग अ वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विद देम। ठीक है। अब एक क्लोरोफिलस है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं है इनमें, तो इनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस करने का ऑपरेटर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली दे टर्न टूवर्ड्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी वेरियस टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा कि 1 लाख स्पीशीज ऑफ फंजाई जो है वो इंक्लूड होते हैं इस किंगडम के अंदर। तो बहुत सारे फंगस जो है अलग अलग तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडेप्ट करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से 3 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमको किंगडम फंजाई में देखने के लिए मिलते हैं। एक है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे फंजाई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है। दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंजाई जो है वो एज अ पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम लोग होस्ट कहेंगे, होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। होस्ट से न्यूट्रिशन लेकर के वो सर्वाइव करता है। ठीक है। और तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड वॉज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड वॉज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कई फंजाई जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। जैसे कि 2 सिम्बायोटिक एसोसिएशंस का नाम मैं लिखूंगी। फर्स्ट इज लाइकन एंड सेकेंड इज माइकोराइजा। ठीक है। लाइकन जो होता है ये फंजाई का और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। फंजाई जो है वो एल्गी को ग्रो करने के लिए एक सबस्ट्रेटम या बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसको सरवाइव करने के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी या जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके जो भी उसने फूड सिंथेसाइज किया है उस फूड को फंगस के साथ में शेयर करता है। तो फंगस का और ब्लू ग्रीन एल्गी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज नोन एज द लाइकन। सेकेंड, ये जो माइकोराइजा है इसमें फंगस जो है वो साइकस नाम का एक ट्री होता है, उसके रूट्स में कॉलोनाइज करता है, उसके रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। इनफैक्ट ये जो टर्म है इसी को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। माइको का मीनिंग होता है फंगाई, ठीक है, और राइजा का मीनिंग होता है रूट। तो फंगस वाले जो रूट्स हैं उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो इसमें बेसिकली साइकस जो ट्री होता है उसके रूट्स में फंगस इन्फेक्शन कॉज करता है, कॉलोनाइज करता है। रूट्स जो है वो रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं फंगस को, और फंगस जो है वो आसपास के डेड एंड डिकेइंग मैटर में से न्यूट्रिशन ले करके उसको रूट्स को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग कि माइकोलॉजी क्या है। ठीक है। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट इज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ द फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। बायोलॉजी का वो फील्ड या वो ब्रांच जो फंगस की स्टडी से एसोसिएटेड है दैट इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको माइको वर्ड दिखेगा, माइको का मीनिंग होता है फंगस। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी माइको वर्ड अपने को दिखेगा मतलब कि वहाँ पे फंगस से रिलेटेड कुछ हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं किंगडम फंजाई में। फंजाई के स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा वैरायटी हमको किंगडम फंजाई के अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि यूनिसेल्यूलर फंजाई भी होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ईस्ट का दे सकते हैं। ईस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े हैं कि ईस्ट का यूज़ जो है वो
बेकिंग में, ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ईस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर फंजाई है, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे फंजाई के बारे में बोले तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फंजाई भी होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो बटन मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम्स वगैरह होते हैं वो भी फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। तो यूनिसेल्यूलर फंजाई भी एग्जिस्ट करते हैं और मल्टी सेल्यूलर फंजाई जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली कोई भी जो फंजाई होता है वो पतले से धागे या थ्रेड या फिलामेंट के फॉर्म में रहता है। तो जनरली सारी फंजाई जो होते हैं दे आर मोस्टली फिलामेंटस एक्सेप्ट द यूनिसेल्यूलर फंजाई, ठीक है। तो फिलामेंट जो होता है, ठीक है, फंगस का जो फिलामेंट होता है, फंगस के फिलामेंट को हम लोग कहते हैं हाइफा, ठीक है। फंगस का, फंजाई का जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उस फिलामेंट को हम लोग कहते हैं हाइफा, ठीक है। अब ये जो हाइफा है ये दो तरीके का होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सेप्टा, ठीक है। सेप्टा का मीनिंग होता है पार्टीशन, ठीक है। तो ऐसे फंगल हाइफा होते हैं कि जिसके अंदर सेप्टा यानी कि पार्टीशन होता है, और ऐसे भी फंगल हाइफा होते हैं जो एसेप्टेट होते हैं यानी कि जिनके अंदर पार्टीशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे फंजाई, ठीक है, ऐसे फंगल हाइफा जो सेप्टेट हैं जिनके अंदर पार्टीशन प्रेजेंट है, तो पार्टीशन जो है वो क्या करती है, कंप्लीट पार्टीशन नहीं क्रिएट करती है। ये जो सेप्टा होता है, सेप्टा में भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अब जिन जिन फंजाई में सेप्टा प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, लेकिन एक पार्टीशन में एक ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस भी एक कंपार्टमेंट के अंदर या एक पार्टीशन के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली मल्टी न्यूक्लिएट होता है हाइफा, लेकिन उसमें पार्टीशन क्रिएट हो जाने की वजह से एक पार्टीशन में एक ही न्यूक्लियस जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि फंगल हाइफा जो है वो एसेप्टेट है यानी कि कोई भी पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि फंगल हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट तो है और एसेप्टेट या पार्टीशन ना होने की वजह से ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं ये रैंडमली इधर उधर कहीं भी फ्लोट करते रहते हैं, कहीं भी मूव करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का फंगल हाइफा जो कि एसेप्टेट है, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट है और न्यूक्लियस जो है रैंडमली कहीं भी मूवमेंट करता है, इस तरीके का जो फंगल हाइफा होता है इसको हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक। दिस टाइप ऑफ फंगल हाइफा इज नोन एज सिनोसिटिक, ठीक है। अब हम लोग नेचर ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, फंगस के बारे में। फंगस का जो ग्रोथ है वो बेसिकली दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक होता है एसिमिलेटिव फेज और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। एसिमिलेटिव फेज में बेसिकली फंगस क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, ग्रो करके डेवलप करके वो सिर्फ खाना जमा करता है और अपने साइज को इंक्रीज करता है। और जो सेकेंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में जो फंगस होता है इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्टिव फेज में फंगस की जो बॉडी होती है वो रिप्रोड्यूस करने के एक्ट में लग जाती है, और एसिमिलेटिव फेज जो होता है यहाँ पर फंगस की जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन लेकर के सिर्फ अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करती, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म मुझसे रह गया, द टर्म इज माइसीलियम, ठीक है। अब माइसीलियम जो है वो बनता कैसे है, जनरली चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है, ये फंगस का स्पोर है, ठीक है। स्पोर क्या होता है ये आप लोगों ने क्लास 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो स्पोर जो है जब वो जर्मिनेट करता है तो बनाता है हाइफा, ठीक है। और हाइफा, ठीक है, जब ग्रो करता है, डेवलप करता है तो हाइफा में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो ब्रांचिंग होने से हाइफा का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही डेंस और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो हाइफा का जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफा इज नोन एज
माइसीलियम। तो स्पोर से आता है हाइफा, हाइफा से आता है माइसीलियम। बेसिकली हाइफा के जो एपाइकल यानी कि टिप्स वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। उस ब्रांचिंग से एक जाल या मैश जैसा स्ट्रक्चर या नेटवर्क बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, अब ये जो माइसीलियम है ये आगे चल के और भी स्पोर्स बना सकता है या फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, डिपेंड्स की सिचुएशन या कंडीशन कैसी है, कैसी चल रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फंगस के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फंगस के बारे में जितना अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, फंगस का जो सेल होता है, ठीक है, वो बेसिकली इट कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, मतलब वो फिलामेंट या थ्रेड के फॉर्म में रहता है, सेप्टेट या एसेप्टेट रहता है। ये सिर्फ उसी केस में है अगर फंगस जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर फंगस जो है वो मोस्टली उसका राउंडेड या ओवल टाइप का शेप जो है वो देखने के लिए मिलता है, जैसा कि ईस्ट के केस में होता है। ठीक है, अब फंगस का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि स्पेसिफिक है। बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एम्पल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बस एक थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर आता है कि जो फंगस का न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस से थोड़ा सा छोटा होता है, बस यही एक एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके अलावा एक एक्सेप्शन और निकल के आता है, वो ये है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज नोन एज काइटिन। ठीक है, काइटिन जो है वो फंगल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, काइटिन को कई बार ऑल्टरनेटिवली फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, फंगल सेल्यूलोज यानी कि काइटिन के अलावा जो है ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं होता फंगल सेल वॉल का। हाँ, कोई स्मॉल क्वांटिटीज़ में पेक्टिन जो है वो भी प्रेजेंट रह सकता है। उसके अलावा फंगस के अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे हमारी बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, वैसे फंगस की बॉडी में भी रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है इनके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल रहता है। इनका जो सेल वॉल है उसमें काइटिन या फंगल सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट रहता है। अदरवाइज इनका स्ट्रक्चर जो है वो बाकी यूकैरियोटिक सेल्स के जैसा ही रहता है। बस डिफरेंस ये आता है कि ये मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, सेप्टेट या एसेप्टेट होते हैं, और इनकी फंगस की जो हाइफा होती है वो इलोंगेटेड थ्रेड या फिलामेंट के फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब हम लोग फंगस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन वाइज 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो फंगस में देखने के लिए मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये नॉर्मल बाइनरी फिशन के हेल्प से हो सकता है। मतलब कि फंगस का जो हाइफा है फिलामेंट के फॉर्म में रहता है, कहीं से झटका लगा, थोड़ा सा भी एब्रेजन हुआ, घस गया, ठीक है, तो फंगस का जो हाइफा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। फिर ये फ्रैगमेंट्स अगर दूसरी जगहों पे स्प्रेड होते हैं तो वहाँ पर किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर अपने आप को लॉज करके वहाँ पर से एक नई फंगल कॉलोनी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये फिशन में था। ठीक है, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है बडिंग। ठीक है, ये जनरली यूनिसेल्यूलर फंगस में ज़्यादातर जैसे कि ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है, ईस्ट के बॉडी पर, ठीक है, किसी भी जगह पे रैंडमली ऐसे छोटी सी आउटग्रोथ यानी कि बड जो है वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो बड है धीरे धीरे अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है और अपना साइज जो है उसको इंक्रीज करता है। कुछ समय के बाद जब बड का साइज कंसिडरेबली बड़ा हो जाता है
तो दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो जाता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है अलग हो जाते हैं और दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जैसे एग्जिस्ट करने लगते हैं। तो दिस वाज द मेथड ऑफ बडिंग। ठीक है, बडिंग के अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे कि स्लेरोशिया। ठीक है, स्लेरोशिया जो है ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है किंगडम फंजाई में। तो इसमें हाइफा का एक बहुत ही डेंस मास बनता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन के पार हो जाने के बाद में अपने आप जर्मिनेट करके नया जो फंगल कॉलोनी है उसको डेवलप करता है। तो ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं किंगडम फंजाई में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पर अगर हम लोग आते हैं किंगडम फंजाई में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली स्पोर्स के हेल्प से होता है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं माइटोस्पोर्स और दूसरे होते हैं मियोस्पोर्स। ठीक है, माइटोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि माइटोसिस के थ्रू बने हुए होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो पेरेंट्स के जैसे ही रिजेंबल करेंगे ये स्पोर्स एकदम एग्जैक्टली, और माइटोसिस जो सेल डिवीजन है उसके थ्रू बनते हैं। मियोस्पोर्स जो है ऐसे स्पोर्स हैं जो कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है उसके थ्रू बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होने पर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो जस्ट हाफ होता है। तो मियोस्पोर्स जो है वो हमेशा हैप्लॉइड बनेंगे और माइटोस्पोर्स जो है वो हमेशा क्या बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। अब माइटोस्पोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं और मियोस्पोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उतना डिटेल में खैर हमको जाना नहीं है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगैमी के थ्रू होता है। ठीक है, सिंगैमी का जो प्रोसेस है इसमें दो पार्ट्स या दो फेजेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला है प्लाज्मोगैमी और दूसरा है कारियोगैमी। ठीक है, अब प्लाज्मोगैमी और कारियोगैमी होता कैसे है, मान के चलते हैं हम लोग कि ये दो फंगल हाइफा हैं जो आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हैं। ये इस तरीके से दो फंगल हाइफा हो गए। ठीक है, दोनों के अंदर में साइटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, और दोनों के अंदर में इंडिविजुअली एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिंगैमी में बेसिकली होता क्या है, दोनों फंगल हाइफा आसपास में आते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इनके अटैच होने के बाद में दोनों की जो वॉल होती है, ठीक है, वो इस तरीके से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब दोनों के जो साइटोप्लाज्म्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में दोनों के साइटोप्लाज्म्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं। तो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोनों के सेल के जो साइटोप्लाज्म्स हैं, हाइफा के जो साइटोप्लाज्म्स हैं वो फ्यूज़ होंगे। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ हो जाने के बाद में क्या होता है कि दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने के बाद दोनों के जो न्यूक्लियर एनवलप्स हैं आपस में इस तरीके से फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ हो जाने के बाद में क्या है, इस तरीके से एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है वो बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज कारियोगैमी। ठीक है, तो कारियोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ। जब प्लाज्मोगैमी और उसके बाद कारियोगैमी होता है तब कहीं माना जाता है कि सिंगैमी हुआ है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंगैमी के प्रोसेस में अगर फंगल हाइफा में एक टाइम पे दो न्यूक्लियसेस एक साथ प्रेजेंट हो, एक टाइम पे एक ही हाइफा के अंदर अगर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो ये जो स्टेज होता है इसको हम लोग कहते हैं, मतलब ये दो न्यूक्लियस होने का जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियन। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस होने का जो फेज़ है उसको हम लोग कहेंगे, मतलब जो दो न्यूक्लियस होने का स्टेट है उसको कहेंगे डाइकैरियन। और ये जो फेज़ होता है इसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियोन।
कैरियोफेज। इस फेज को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगैमी के प्रोसेस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी फंगस में होता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पे। ठीक है, फंजाई जो है, क्योंकि मैंने बोला 1 लाख स्पीशीज एटलीस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इतना बड़ा किंगडम है, तो इसको सम कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये जो फंजाई का क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरीज में है, ये 3 फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो है कैसा है, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि स्पोर्स जो है वो भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। माइटो और मियो स्पोर्स जो है, माइटो और मियो स्पोर्स में भी और बहुत सारे सब टाइप्स हैं। वैसे ही जो सिंगैमी का प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके अलावा भी और बहुत सारे मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं। तो सबसे पहले तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, या स्पोर्स अगर बन रहे हैं तो किस तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं, वो जो है पहला बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, उसके अलावा इनका लाइफ साइकिल कैसा चलता है। ठीक है, लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट हैं या नहीं है, उस बेसिस पे भी जो है फंगस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फंगस जो है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा है जाइगोमाइसिटिस, तीसरा एस्कोमाइसिटिस, चौथा बेसिडियोमाइसिटिस एंड 5वां ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो हालांकि हमको इनके डिटेल में नहीं जाना है, बस 1 लाइन डिस्क्रिप्शन में सभी का आपको दूंगी। फाइकोमाइसिटिस जो है इसको हम लोग एल्गल फंजाई कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल फंजाई के जैसे ही होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये आता है कि जो फाइकोमाइसिटिस होता है, ठीक है, फाइकोमाइसिटिस जो है ये सर्टेन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिसको कि गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू जितने भी फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन सबको हम लोग फाइकोमाइसिटिस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है पिथियम। ठीक है, और पिथियम या इस कैटेगरी के जो दूसरे फंगस है, दे आर वेरी नोटोरियस एंड दे आर नोन टू कॉज अ वैरायटी ऑफ प्लांट डिजीजेस। बहुत बड़ी वैरायटी के या बहुत वेरिड वैरायटी के प्लांट्स जो हैं उनको ये इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट्स के अंदर फंगल डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसको हम लोग कहते हैं जाइगोमाइसिटिस। इसको जाइगोमाइसिटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोर्स। ठीक है, तो जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले जितने भी फंगस हैं उनको हम लोग जाइगोमाइसिटिस के कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, राइजोपस और म्यूकर यानी कि ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो राइजोपस और म्यूकर जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है ये इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, ये जो कैटेगरी है, दिस कैटेगरी ऑफ फंगस दे आर नोन टू प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज विच आर कप शेप्ड लाइक दिस। एस्को का एक्चुअल मीनिंग होता है सैक या बैग। ठीक है, तो ऐसे फंगस जो कि सैक या बैग के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हों, ठीक है, दोज आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसिटिस। ऑल्सो दे आर नोन टू प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। मतलब ये जो कप या बैग शेप की बॉडी होती है इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो बैग होता है इसको कहते हैं एस्कस, प्लूरल में एस्कस कहते हैं, और ये एस्कस के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले जितने भी फंगस होते हैं उनको हम लोग एस्कोमाइसिटिस की कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस और क्लेविसेप्स। सैक्रोमाइसिस यानी कि जो हमारा नॉर्मल ईस्ट है वो एस्कोमाइसिटिस कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगली कैटेगरी पे विच इज़ द बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस
ड्यूटेरोमाइसिटिस कैटेगरी के जो फंगस हैं, ठीक है, दे आर नोन टू प्रोड्यूस सर्टन स्पोर्स विच आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। तो वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बेसिडियोस्पोर्स, उन्हीं के नाम पे इस कैटेगरी का नाम रखा गया है बेसिडियोमाइसिटिस। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है इस कैटेगरी के अंदर कि इस कैटेगरी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये बहुत ही इलेबोरेट और बहुत ही एक्सट्रावेगेंट फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई फंगस जो है वो मिट्टी से बाहर निकला हुआ है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लू ब्राउन या ब्लैक कलर का है। तो जो जितने भी कलरफुल फंगस होते हैं वो सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एगेरिकस, यानी कि नॉर्मल जो बटन मशरूम जो है, जो मार्केट में हमारे खाने के लिए अवेलेबल होता है, वो भी अगेन इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। फाइनली हम लोग आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस पे। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसको हम लोग स्यूडो फंगस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटिस जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के जितने भी फंगस होते हैं दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इनको हम लोग स्यूडो फंगस मानते हैं। और जितने भी स्यूडो फंगसेस होते हैं उन सभी के सभी को ड्यूटेरोमाइसिटिस कैटेगरी में रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है इट इज़ नोन टू कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारे फंगल डिजीजेज जो हैं इट इज़ कॉज्ड बाय ट्राइकोडर्मा ऑल्सो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, लेकिन वी विल रेस्ट इट ओवर हियर। इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग किंगडम फंजाई के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने किंगडम फंजाई का जो टॉपिक है इसको कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग वायरस, वायरोसाइड्स और प्रियॉन्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड भी कर देंगे। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।